हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम हियर। आज हम डिविडेंड पॉलिसी का आगे का टॉपिक करेंगे। कल हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट करी थी। आज हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करते हैं। प्लस जैसे आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सुना था कि उसकी कुछ थ्योरीज थी और उसी के अंदर ही उसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी की भी यहाँ पर थ्योरीज हैं। बेसिकली 3 थ्योरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं और उसी के बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल बेस्ड। तो आज हम शुरू करते हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप और इंटरेस्टिंग भी हैं काफ़ी, और आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी इसी में कवर होता है। जब हम बात करते हैं डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज़ की, तो डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज़ को इन्होंने यहाँ पर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। मैं आपको इसी बुक में से ही आज करवा रही हूँ बिल्कुल, ताकि जब आप वो न्यूमेरिकल करें तो आपको वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट के क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जैसे हम क्लास में पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही मैं आपको करवाऊँ और आपको समझ में आए। तो आपकी बुक के थ्रू ही मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप उसे देख सकें। देखिए, 2 पार्ट्स में इसकी थ्योरीज़ को डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट ग्रुप क्या कहता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये वो थ्योरीज़ लेते हैं जिन डिविडेंड डिसीजंस को रेलेवेंट मानते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, उनको ये लेते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो उसमें 2 तरह की थ्योरीज़ आती हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। और दूसरे ग्रुप में ये वो थ्योरीज़ लेते हैं जिनको की वैल्यू ऑफ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट माना जाता है। तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। आज हम करेंगे बेटा सबसे पहले वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्टर ने दिया था, ऑथर वॉल्टर थे, उन्होंने दिया था। डिविडेंड पॉलिसी को वो रेलेवेंट बताते हैं वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करते टाइम। उनका बताना ये था, उनका कहना ये था कि डिविडेंड डिसीजंस जो होते हैं वो फर्म की वैल्यू मेंटेन करने के लिए बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। According to the Walter, the investment policy of the firm and the dividend policy are interrelated. दोनों के दोनों इंटररिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 2 मेन प्रोपोजिशन इन्होंने कैलकुलेशन के लिए लिए हैं वो लिया है आर, स्मॉल आर आप देख सकते हैं, और के ई। आर को हम डिनोट करते हैं रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के ई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो आप इसके अंदर देखते हैं। क्लियर है? चलिए, ये जो पोर्शन है बेटा, ये अभी इसमें बेसिकली आपको ये बता रखा है कि हम इसको 3 पैमानों पे करते हैं इसकी कैलकुलेशन। जो अब अभी डिविडेंड पॉलिसी में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो 3 पैरामीटर्स हमने इसमें लिए हैं कि जब आर ग्रेटर होता है के ई से, जब आर इक्वल होता है के ई के, एंड जब आर स्मॉल होता है। वो अभी हम जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो इसके पैरामीटर्स हैं वो भी आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आप इसको करेंगे। अजम्पशंस अगर हम देखें वाल्टर मॉडल की, तो कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड 100% पे आउट और रिटेंशन, कांस्टेंट अर्निंग पर शेयर भी इसके अंदर बताया गया है। और 5वीं अजम्पशन इसके अंदर जो इन्होंने ले रखी है वाल्टर मॉडल की, वो है इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम में बेसिकली हम ये मानते हैं, वाल्टर मॉडल ये बताता है कि जो एक फार्म होती है उसकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग होती है, इनफाइनाइट। ये सोचकर नहीं हम डिविडेंड डिसीजन लेते कि कल अगले साल हमारी फर्म बंद हो जाएगी। एक इनफाइनाइट लाइफ के अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करते हैं। तो ये उसका हम फार्मूला इसके अंदर यूज़ करते हैं। P stands for prevailing market price, D stands for dividend per share, E stands for earning per share, R stands for rate of return and KE stands for cost of equity capital. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, यूजिंग वॉल्टर मॉडल इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी, अब बेसिकली डिविडेंड पॉलिसी में क्या डिसाइड करना है कि हम कितना डिविडेंड दें।
या हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी किस बेसिस पे बनाएं। तो ग्रोथ फर्म के लिए, नॉर्मल फर्म के लिए किसके अकॉर्डिंगली आप उसको करेंगे, ये आप इसके अंदर डिसाइड करते हैं। ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट को हमने KE से डिनोट किया है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है। अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आपको गिवन है। एज्यूम्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको लेनी है वो अलग अलग होती है, वो आपको बता रखी है। ग्रोथ फर्म्स के लिए 0.15, नॉर्मल फर्म्स के लिए 0.10 एंड डिक्लाइनिंग फर्म के लिए 0.0। अब आप कहेंगे कि ये क्या दे रखे हैं, आर तो एक ही होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, लेकिन इन्होंने 3 दे रखे हैं 3 कंडीशंस में। तो वही तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर आपको 3 पैरामीटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि हमें इसके क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। देखिए फॉर्मूला आपको वही लगाना है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। क्लियर, सब कुछ आपको पता है। इसमें से हमारे को KE गिवन है एंड E गिवन है, E गिवन है और R भी हमें गिवन है बच्चे, R भी हमें हर उसका गिवन है। R यहाँ पर हमें गिवन क्या है, R गिवन है अलग अलग सिचुएशंस का। मैंने आपको बताया था ना 3 पैरामीटर्स पे हमें इसे करना है। ग्रोथ फर्म कब होती है, जब आपको आपकी KE स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ रिटर्न। तो आप एक ग्रोइंग फर्म किसको बोलेंगे, जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न देती है, जब रिटर्न ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है। नॉर्मल फर्म कौन सी होती है, नॉर्मल फर्म के डिविडेंड डिसीजन में क्या लेते हैं, जबकि रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल पोजीशन पे होती हैं। और आप एक डिक्लाइनिंग फर्म किसको बोलते हैं, जो कि उतनी रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं दे पाता जितनी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। तो R इज़ लेस देन KE। 3 सिचुएशन ले लिए जो मैंने आपको बताए थे, 3 पैरामीटर्स। अब R जो हैं आपको इन्हीं के अकॉर्डिंगली दे रखे हैं, आपको इन तीनों बेसिस पे डिविडेंड डिसीजन निकालने हैं। ग्रोथ फर्म्स के लिए R कितने हैं 0.15, नॉर्मल फर्म के लिए कितने हैं 0.10 और डिक्लाइनिंग फर्म के लिए कितने हैं 0.08। उसके अलावा KE और E की वैल्यू आपको बिल्कुल सेम मिलेगी जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि हमें ऊपर यहाँ पर गिवन था। चलिए अब रह गई वैल्यू किसकी बच्चे, सिर्फ वैल्यू रह गई D की। D की वैल्यू तो कहीं पर भी गिवन नहीं है ना। तो D की वैल्यू में बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, D की वैल्यू भी वैसे कई क्वेश्चंस में आपको गिवन भी मिलेगी, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगले एग्जांपल्स में नहीं गिवन है तो भी वो किसके बीच में रैंक करता है, डिविडेंड। D स्टैंड्स फॉर आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियोज़। इट रैंक्स बिटवीन 0 to 100, 0 to 100, DP रेशियो रैंकिंग बिटवीन 0 to 100, हमेशा आपकी 0 to 100 रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर उसकी अलग अलग रेशियो बता रखी हैं D की तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे। जैसे कि पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 to 100 ये रैंक करता है। उसके बाद आप 25 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 75 ले लीजिए और उसको 100 पे फिर ख़त्म कर दीजिए। इस तरीके से आप अपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो ले सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से आपको इसका क्वेश्चन जो है वो करना है। 3 कॉलम्स में आप इसे डिवाइड करेंगे, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म। डिविडेंड पे आउट रेशियो फर्स्ट हमें क्या लेनी है 0, क्योंकि 0 to 100 के बीच में रैंक करता है, कुछ गिवन नहीं है तो ये पैरामीटर्स हमने अपने आप ले लिए हैं, आप ले सकते हैं। गिवन है तो वेल एंड गुड, 0 ली, इसके बेसिस पे बाकी तीनों चीज़ें हमें पता थी, है ना, जो क्वेश्चन से हमें पता लग गई थी। निकल गया आपका मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस P। इसी तरीके से आप इसमें भी ले लेंगे 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो और बाकी चीज़ें आपको गिवन है। इसी तरीके से बेटा आप 25 जब लेंगे तो 25% मानते हैं हम, इसको रेशियो में बात कर रहे हैं ना। आप 25 रेशियो ले रहे हो तो किस में से ले रहे हो, आउट ऑफ 100 ले रहे हो। तो अगर आप उसको डिवाइड करते हैं 25% को तो उसका ये बनेगा 2.5। अब इसमें 5 100 के बेसिस पे देखते हैं ना, टोटल रेशियो हमारी 100 होती है, उस बेसिस पे 7.5 और यहाँ पर आपकी आ जाएगी 10 100 के बेसिस पे। क्लियर बेटा, ये परसेंटेज फॉर्म में आपको लेनी होती है, तो इसके बेसिस पे आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही इजी है, एक बार करके देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में भी आ गया होगा साथ के साथ ही।
तो कंक्लूज़न हम इससे क्या ड्रॉ करते हैं कि फर्म क्या सोच रही है कि रिटेन कर लें सारी अर्निंग्स जब हमारी रिटर्न ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। क्यों? क्योंकि हमेशा ज़्यादा ही आ रही है। देखिए आप 150, 137 अगर आप कंपेयर करें तो बाकी दोनों सिचुएशंस में, डिक्लाइनिंग और ग्रोथ फर्म में, तो 100 में वो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए हमें अपनी सारी अर्निंग्स, क्योंकि जितनी लोगों ने कैपिटल लगाई है उतना तो वापस दोगे उनको, है ना। और तीसरी पॉलिसी क्या कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, क्योंकि आपकी रिटर्न इतनी कम आ रही है, आप लोगों को पूरा भी नहीं कर पाओगे तो डिविडेंड कहाँ से दोगे। जो इन्वेस्टमेंट लगा था उस पर रिटर्न ही पूरा नहीं आ रहा तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाती। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने हैं। अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पे। अगर आप देखें तो सब चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही गिवन है। को कैपिटलाइजेशन रेट, अर्निंग पर शेयर, आर देखिए बेटा, आर आपको तीनों सिचुएशंस के गिवन हैं, ग्रोथ फर्म के, स्टेबल फर्म के, डिक्लाइनिंग फर्म के। अब पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन नहीं थी, वो हमने हर पैरामीटर की, हर सिचुएशन की अपनी खुद की ली थी। जब मैंने आपको कहा था कि नहीं गिवन है तो आप ले सकते हैं, 0 to 100% के बीच में वो रैंक करेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी लेनी है, 0 to 100 के बीच में बिल्कुल सेम पैरामीटर्स इन्होंने ले रखे हैं, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%। इसी के बेसिस पे बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही उसी पैटर्न से होगा। ये है वॉल्टर मॉडल। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए। कल मैं आपको बाकी की बची हुई थ्योरीज करवाऊंगी। इसके अंदर 2 ही थ्योरीज रह गई हैं और न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी क्लासेस वैसे नहीं लग पाई लॉकडाउन की वजह से, तो आप इन चैप्टर्स की सिर्फ थ्योरी करके चले जाएं। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप इसका न्यूमेरिकल बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसे तैयार कीजिए, वॉल्टर मॉडल के को समझिए और कल हम एक नए उसके साथ आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।